हम बोलेंगे कि सबका अपना अपना लेवल होता है। आप किसी को देख के कॉपी मत करो कि आप किसी को नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है तो यार मैं भी नहीं बनाऊंगा। तो है ना, तो वो आपके लिए वर्क नहीं करेगा। तो सबकी अपनी अपनी नीड होती है, अपना अपना सबका दिमाग है, लेकिन सब में कैपेबिलिटी है निकालने की। आप भी निकाल सकते हो, कोई भी निकाल सकता है। हे एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। तो जैसा हम सभी जानते हैं कि रिजल्ट का सीजन है, काफी सारे एग्जाम्स के रिजल्ट आ गए हैं। पहले आपका जनवरी में आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क का रिजल्ट आया था। अभी कुछ दिन पहले आईबीपीएस क्लर्क एंड आईबीपीएस पीओ का रिजल्ट आया है। तो हमारे बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने बहुत सारे एग्जाम्स क्लियर किए। तो आज हमारे साथ एक ऐसी एस्पिरेंट दीपांशु हमारे साथ है जिन्होंने आरआरबी क्लर्क क्लियर किया है। तो आज हम उनसे जानेंगे कि उनकी जर्नी कैसी रही और क्या स्ट्रैटेजी उन्होंने फॉलो की। जितना भी उनका एक्सपीरियंस था, सबके बारे में हम उनसे डिस्कस करेंगे। तो दीपांशु, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। थैंक यू सर फॉर हैविंग इन दिस प्लेटफॉर्म सर। आई एम रियली कैसा लग रहा ग्रेटफुल है, फॉर पहले ये दैट। बताइए, एग्जाम क्लियर करके कैसा लग रहा है आपको? सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, पता नहीं, ऐसा कुछ तो सच में फील नहीं हो रहा। फ्रेंड्स कहते थे कि आप मेहनत करते हो तो है ना, जब निकल जाएगा तो आंखों से आंसू आएंगे। पर फिलहाल तो शायद मैं मतलब हम इसको डाइजेस्ट ही कर रहे हैं शायद, लेकिन परिवार वाले सारे कोई खुश हैं। चलो, बहुत अच्छी बात है। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? जैसा मतलब जैसे आपके एक्सपेक्टेशन थे कैसा फील होना चाहिए और अभी कैसा फील हो रहा है? मतलब समझाइए थोड़ा कैसा। एक्चुअली बात ऐसा है कि मतलब 2023 का बात है। तो मतलब उस वक्त हम 4 मार्क्स से आईपीएस क्लर्क मेंस प्री में मतलब मेरा नहीं निकला था। तो और हम उस वक्त मेंस का अच्छा खासा प्रिपरेशन कर रहे थे, करंट अफेयर्स वगैरह सारा कुछ पढ़ रहे थे। तो वो नहीं निकला तो मतलब बहुत ज्यादा भारी, बहुत सेटबैक लगा, और उसके चलते आईपीएस पीओ भी अच्छे से हम दे नहीं पाए। तो हमको लगता है कि वो चीज बहुत अंदर से मतलब टफेंड कर दिया। और वो चीज अच्छा भी है एक्चुअली, क्योंकि वो इंसान को बहुत ज्यादा मतलब फोकस बनाता है, और मतलब आगे का आपका गोल को अचीव करने के लिए बहुत हेल्प करता है कि आप फिर कोई आपको डिस्ट्रैक्शन कुछ नहीं दिखता, बस आपको दिखता है आपका एम। आप उसको क्लियर करो, बस नथिंग एल्स। कुछ भी नहीं, आप 12 घंटे पढ़ रहे हो, 14 घंटे पढ़ रहे हो, कुछ भी गर्मी है, पसीना, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं, बस आप उस पर फोकस करते हो। तो शायद ये चीज, ये जर्नी थ्रू आउट अंदर से भी इंसान को हार्ड एंड मैच्योर कर देता है, और मेंटली बहुत टफ बना देता है, जो कि आपको आगे के जॉब के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा मेरे ख्याल से। तो शायद बिल्कुल। इसीलिए पता नहीं, हमको ऐसा कुछ खास फील नहीं हो रहा, क्योंकि हमको शायद इससे और भी आगे अचीव करना है। हाँ, मतलब सेम एटीट्यूड आपको आगे भी रखना है। इसी एटीट्यूड के साथ बाकी एग्जाम्स हो या जो भी आपका जॉब रहेगा, आप सेम एटीट्यूड मेंटेन करोगे। राइट। जो रेजिलियंट जी वाला आपका जो डेवलपमेंट हुआ है आपके कैरेक्टर में, जो आप एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि जी। हार्डेंड जैसा आपने कहा हो गए हो। तो हम्म। तो पहले ये जानते कि आप है कहाँ से, आपने पढ़ाई कैसे की और बैंकिंग की तरफ आपका इंटरेस्ट कैसे जागा, एकदम स्टार्टिंग से बताइए। जी जी। अ, जी सर। हम है सर गोमो से। गोमो एक स्मॉल टाउन है, बेसिकली रूरल एरिया है ऑफ डिस्ट्रिक्ट धनबाद। धनबाद जो कि बहुत लोग जानते होंगे, झारखंड का है, ब्लैक डायमंड सिटी, जहाँ पर मतलब कोल होता है, कोल का माइनिंग। टोटल 112 कोल माइंस है। तो हम वहाँ से गोमो से बिलोंग करते हैं। तो ऑफ कोर्स ये छोटा मतलब ये विलेज जैसा ही है, बहुत कम पॉपुलेशन है, तो यहाँ वैसा कुछ स्कूलिंग का नहीं था। फिर भी मेरी पढ़ाई यहीं पे नॉर्मल एक सीबीएसई स्कूल से हुई 10 क्लास से। देन आफ्टर फिर 11 12 के लिए भी कोई अच्छा कॉलेज नहीं था, उसके लिए दूर जाना पड़ता। यहाँ से मतलब धनबाद जाना पड़ता, तो 40 किलोमीटर था। तो वो आने जाने में अच्छा खासा टाइम वेस्ट होता, तो मैं यहीं पे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिए। 11 12 किए खुद से। फिर 11 12 में मेरा साइंस था, फिर केमिस्ट्री, मैथ। एंड देन आफ्टरवर्ड्स फिर ग्रेजुएशन में तो हमको कुछ अच्छा करना था, तो फिर धनबाद गए। फिर वहाँ पे कॉलेज से फिजिक्स ऑनर्स में हम ग्रेजुएशन किए, बीएससी फिजिक्स ऑनर्स। और वही सब्सिडी मेरा जेनरिक मैथ्स था, इलेक्टिव पेपर। तो देन हम बचपन से मतलब दादाजी के साथ अपना जाते थे। दादाजी मेरे बेसिकली रेलवेज में थे, तो अपना वो जाते थे अपना सैलरी या पेंशन कुछ भी मतलब उठाने, तो हम बचपन से ही दादाजी के साथ बैंक जाते थे, चूंकि घूमना हो जाता था। तो हमेशा देखते थे कि ये मतलब कैसा जगह है जहाँ पे मतलब उस वक्त ही मतलब वो डब्बे वाले एसीज लगे हुए हैं, और फिर ऐसा मतलब माहौल है, लोग बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहे हैं ऑफिसर्स को, क्लर्क है। मतलब उस वक्त उतना नहीं समझ आता था, बस लगता था कि बैंक एम्प्लॉयज है, बैंक है, ये बैंक है, यहाँ पे कैश का ये होता है। तो उसी 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 टाइम से मतलब मेरा खुद का भी बैंक आना जाना हुआ। हम कभी कभी जाते थे, ऐसे भी घूम के आ जाते थे जस्ट।
खाली अंदर का माहौल देखने के लिए। तो वो चीज मतलब बस हमको बेसिकली अट्रैक्ट किया बचपन से कि मतलब बहुत अच्छा रिस्पेक्टफुल जॉब है, लोग यहाँ के बहुत अच्छे रिस्पेक्ट करते हैं सबको, उसको उन उन लोग को सर बोलते हैं, ये है। और वो भी मतलब किस तरीके से बैंक एम्प्लॉय भी हेल्प करते हैं एक 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 मामूली एक रूरल पीपल को जिनको अगर लिखना नहीं आता है, तो मतलब उनको असिस्ट करना, उनको सर्व करना, उनको पॉलिसीज बताना, पूरे हम्बल होके और अच्छे से टाइम लेके, या ये ना समझ के कि इनको कुछ नहीं आता है जस्ट, तो मतलब एक मतलब कुछ अलग तरीके से बिहेव करना, तो उनका बिहेवियर। तो ये सब चीजें मतलब बचपन से इनकलकेट होते रही। बैंक भी जाना अच्छा लगता रहा, तो उस वजह से मतलब काफी ज्यादा अट्रैक्शन हुआ। बीच में हालांकि एक बार हमको आर्मी भी ज्वाइन करने का मन किया, क्योंकि उसमें गन्स वगैरह इन्वॉल्व होती थी। तो ऑफ कोर्स पता नहीं ये कहाँ से आया होगा, शायद मे बी मूवीज या जो भी है, बचपन की बात है, 7 8 में होंगे। देन तो फिर एक चीज मेरे दिमाग में था कि ऑफ कोर्स या बैंक या आर्मी। तो फिर हम देखे कि एक्स सर्विस मैन लोग भी इसमें ज्वाइन करते हैं, तो हम बोले व्हाई नॉट, मतलब बैंक, इसमें तो दोनों चीज आ जा रहा है, कि वो हम्म, लोग के साथ भी इंटरेक्शन हो जा रहा है मेरा, और फिर बैंक में भी है। तो हमको लगा कि नहीं, अब यही करना चाहिए। मतलब बचपन से ही आपका रहा, एक तो बचपन से जैसे आपने बताया कि रूरल एरियाज में तो मैं समझता हूँ चैलेंजेस होते हैं स्कूलिंग में, तो वो चैलेंज, जी सर। फिर जैसे आपका बैंक में जाना तो आपने देखा कि एक ऐसी दुनिया है, तो बचपन से ही आप मोटिवेटेड थे कि बैंक में ज्वाइन करना है। और जो आर्मी जी का सर। भी जो उसमें आगे जाके इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, तो आपके लिए मुझे लगता है फर्दर लगा कि बैंक आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है, राइट। जी सर। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे चैलेंजेस तो आपने स्टार्टिंग से ही फेस किए, पहले तो आपकी स्कूलिंग यस वाला सर। हुआ, ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपका जो रेजिलियंस वाला जो आपने बताया कैरेक्टर डेवलपमेंट, ये तो काफी टाइम से स्टार्ट हो गया था, मुझे लगता है जैसे बैंक एग्जाम ने यस सर। आपको और फर्दर ये कर दिया, स्ट्रेंथन कर दिया, यस राइट। सर। ठीक है। सर, यस सर। ये एक मेंटली मतलब हमको लगता है कि ये मेंटली इतना टफेंड कर दिया कि आप मतलब रिजेक्शन भी अच्छे से ले सकते हो, आप एक स्माइल करके फेस कर सकते हो। नहीं, इसमें आपको ज्यादा मतलब ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना कि हाँ यार ठीक है नेक्स्ट बार देख लेंगे, वैसा कुछ भी नहीं है। आप एक हम्बल होके भी और उस चीज को आप एब्जॉर्ब करते हो खुद में, और फिर नेक्स्ट एग्जाम देते हो, तो फिर वो क्लियर होता है पॉजिटिव एटीट्यूड से। ठीक है, तो जैसे आपने पहला ईयर दिया बैंक एग्जाम का, वहां से अब जर्नी बताइए अपनी कि कैसा रहा आपका अभी तक का, एग्जाम्स कौन कौन से दिए, क्या आपकी लर्निंग्स रही, सेटबैक्स कौन कौन से मिले, कैसे डील किया इन सब चीजों से। जी सर। सर ये बात है 2021 की, जब हम ग्रेजुएट हुए फाइनली अक्टूबर में। देन उसके बाद तो एक महीना फिर मतलब ऐसे बीता, जस्ट सर्टिफिकेट्स वगैरह ये वो, मतलब अब क्या। तो देन फिर उसके बाद फिर दिसंबर का टाइम आया ना, उस वक्त हम कोई बैंक एग्जाम भरे नहीं थे, क्योंकि ऑफ कोर्स ये मतलब जब भी फिलअप का टाइम था तो वो ग्रेजुएशन मांग रहे थे, तो उस वक्त हम लोग का कुछ भी मतलब आया नहीं था, सर्टिफिकेट्स वगैरह। देन प्रिपरेशन उस वक्त से कुछ भी चालू नहीं थी, हम पूरा अपना ग्रेजुएशन पे ही फोकस किए। इनफैक्ट हम बताना चाहेंगे कि हम मतलब अपने मतलब कॉलेज के अपने डिपार्टमेंट के टॉपर हैं, बीएससी के। तो मेरा कंप्लीट फोकस उस टाइम ग्रेजुएशन पे ही था, कि हमको ये वाला चीज़ पेपर अच्छे से करना। मेरे प्रोफेसर भी है डॉक्टर सायंतन से, तो हमको अच्छा गाइड किया कि आप जो फिलहाल है उस पर आप फोकस करो, रेस्ट ऑफ द टाइम आप फिर देख लोगे, उसको वो चीज़ हो जाएगा। देन फिर 2022 का बात रहा, तो उस वक्त फिर एक्चुअली गाइड करने वाला भी कोई नहीं था हमारे इलाके में, मतलब वैसा कोई भी नहीं था कि ना वैसा कुछ गाइड करना कि किससे क्या करना है, मतलब किससे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना तक पढ़ना है। क्योंकि चूंकि हमारे बैंकिंग एग्जाम्स में ऐसा होता है कि पीवाईक्यूज टाइप का कुछ होता नहीं है, मेमोरी बेस्ड होता है जस्ट पेपर। और बाकी बाकी एग्जाम में जैसे एसएससी वगैरह में होता है, तो उसमें पीवाईक्यू होता है, आप एक बुक खरीद के लाओ पार्टिकुलर, उसको आप पढ़ो, तो देन आप फिर आप एस कर लोगे, आपको वो पेपर समझ आ जाता है कि उसमें आता क्या है। लेकिन बैंक एग्जाम मतलब ऐसा है कि आप अच्छे से तैयारी नहीं करोगे, इरिलेवेंट चीजें पढ़ोगे, आपको लगेगा कि आप पढ़ रहे हो, आप सीख रहे हो, लेकिन आप एग्जाम नहीं क्रैक कर सकते हो, रिलेवेंट चीज पढ़ोगे नहीं। तो मेरा 2020 यही फाइंड आउट करने में चला गया, उस वजह से ठीक से पढ़ भी नहीं पाया, मतलब अप टू द मार्क प्रिपरेशन कुछ भी नहीं था। देन 2023 में अच्छे से फोकस्ड होके प्रिपेयर किए, और 2022 में एक एग्जाम, दो एग्जाम दिए, आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस पीओ, जिसमें दोनों में नहीं हुआ। फिर देन 2023 में दिए, तो 2023 में दिए तो फिर वो 4 मार्क्स से आईबीपीएस क्लर्क रह गया मेरा। और आरआरबी भी वही सब 2 3 मार्क्स से सब रह रहा था, प्री प्री ही नहीं हो रहा था। और आईबीपीएस क्लर्क के बाद इतना डिसहार्टेंड हो गए थे कि फिर आईबीपीएस भी अच्छे से दिए नहीं। तो ऑफ कोर्स 55 समथिंग हमको अगर ठीक से याद होगा, या 54 ऐसा कुछ कट ऑफ था, तो मेरा 45 आया था जस्ट।
तो हम अच्छे से फोकस होकर नहीं दे पाए थे। मेरा सेक्शन रीजनिंग वगैरह ये सब खराब चला गया था, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डिसअटेंड हो गए थे आईबीपीएस क्लर्क का रिजल्ट से। तो फिर देन 2024 में मतलब अंदर से प्लेज लिए कि नहीं। हालांकि मेरा एक वीडियो भी हम खुद से रिकॉर्ड किए कि इस साल मेरा नहीं हुआ है, लेकिन अगले साल पक्का होगा। और जो हम अपना प्रॉमिस किए थे हम उसको पूरा भी किए। तो 2024 में हम अच्छे से प्रिपेयर किए, प्रैक्टिस मॉक यूज़ किए और मतलब इस प्लेटफॉर्म पे आए। 2023 में एक्चुअली आ चुके थे। तो 2024 में भी अच्छे से सारा कुछ सेक्शनल्स वगैरह, फुल मॉक्स, टॉपिक टेस्ट, हर चीज़ मतलब जितना हो सका एज मच एज पॉसिबल सारा दिए, अपना स्पीड एक्यूरेसी सारा कुछ बढ़ाए। और प्रैक्टिस मॉक का ऑफ कोर्स एग्जाम रिलेवेंट काफ़ी था। मतलब जो कंटेंट था हमको, जो 2022 2023 में जो भी एग्जाम दिए थे उससे हमको मतलब दिखा समझा कि मतलब ऐसा इस तरीके का आता है, तो वो फील हो जाता है कि हाँ मतलब ये एग्जाम लेवल का पेपर है या उससे भी ऊपर है। तो ऑफ कोर्स एग्जाम लेवल का होता था, कई बार उससे ऊपर भी होता था, जो कि एक टफ शिफ्ट के लिए मतलब अच्छे से प्रिपेयर कर देता था। तो 2024 में फिर दिए अपना अच्छा। तो आरआरबी पीओ में बस 3 मार्क्स से नहीं हुआ। उसमें नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा थोड़ा रोल भी प्ले किया, और जो भी अपनी भी गलती होगी ऑफ कोर्स। देन उसके बाद फिर आईबीपीएस क्लर्क 89 समथिंग आईबीपीएस क्लर्क प्री में आया। फिर आईबीपीएस पीओ में वही 60, सॉरी 70.25 प्री में रहा। ऑफ कोर्स इतना मतलब मॉक्स ही इतना दे चुके थे प्री और सेक्शनल की, फिर प्री का मतलब चिंता नहीं होता था कि फिर क्या करना है। वो एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया था प्रैक्टिस मॉक देते देते। फिर मेंस दिए, सारा कुछ फिर साइमल्टेनियसली क्लियर होते गया। और बस फिर आरआरबी क्लर्क पे लैंड अप हो गए और अपना प्रॉमिस भी पूरा किया। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि देखो प्लेज तो हम सब ले लेते हैं, बट उस प्लेज को फुलफिल करने का जो स्ट्रेंथ, जो करेज, स्पेशली जो कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, हार्ड वर्क, वो हम सब नहीं कर पाते हैं। बस। बट आपने वो कर दिखाया है। एक चीज बताइएगा, जैसे आपने बताया कि पहले में आपका प्री नहीं क्लियर होता था, फिर अब बस। जाके होने लग गया, तो क्या मतलब क्या आपको लर्निंग्स क्या रही, क्या आपने डिफरेंटली इस पर क्या किया कि वहां से जहाँ पे नहीं क्लियर हो रहा था आज आपका क्लियर होने लग गया? क्या किया आपने अलग ऐसा? सॉरी सर, तो थोड़ा सा फंस रहा है। अब आ रहा है? सही आवाज आ रही यस। है अब? ठीक है। तो यस। ठीक है, तो जैसा कि आपने बताया कि स्टार्टिंग में जो आपने बैंकिंग जर्नी अपनी स्टार्ट की थी, तो आपके प्री नहीं क्लियर हो पा रहे थे, लेकिन अब जाके आपके प्री क्लियर हो रहे हैं, तो ऐसा आपने मतलब कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाई, क्या डिफरेंट किया, क्या लर्निंग्स आपकी रही जो आपने इतना बड़ा ट्रांजिशन किया अपनी जर्नी में? लर्निंग्स 2 से 3 रही एक्चुअली। हम उसको पॉइंट वाइज आपको हम बताएंगे, और जो भी व्यूअर्स उसको भी बताना चाहेंगे उनको भी। कि फर्स्ट पॉइंट मेरा ये रहा कि आपका एक्यूरेसी आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अटेम्प्ट्स होना हमको नहीं लगता है कि मायने रखता है, क्योंकि टफ शिफ्ट में भी ऐसा होता है कि कई बार आप 100 क्वेश्चन में 70 बना पाते हो, लेकिन ऑफकोर्स नॉर्मलाइजेशन की वजह से आपका मार्क्स भी बढ़ता है, 82 84 हो जाता है, जो कि आपको फाइनली सेलेक्ट होने में भी मदद करता है। सो हम पहले अपना एक्यूरेसी बनाए और ढेर सारा मॉक्स दिए कि मेरा एक्यूरेसी बने। और कुछ कॉन्सेप्ट्स भी होता है कि जिसपे आप लैग करते हो। आप हर सब्जेक्ट में, हर एक टॉपिक पे, हर एक चैप्टर में आप ठीक नहीं हो सकते हो। आपको कोई स्ट्रेंथ और वीकनेस होगा जो कि आपको प्रिपेयर करते करते पता चल जाएगा कि मेरा मैथ्स बहुत ज्यादा अच्छा है, किसी का रीजनिंग बहुत ज्यादा अच्छा है, हम्म। किसी का इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छा है। तो वो आपको प्रिपेयर करते करते पता चल जाएगा कि आपका किसमें कितना अच्छा है। तो और ऐसे भी होता है कई बार कि आपका क्वांट भी अच्छा है, लेकिन आपको जस्ट फॉर एग्जांपल आपको टीएसडी टाइम स्पेस डिस्टेंस आपको अच्छे से पढ़ लेने पड़ रहा है या आपको नहीं समझ आ रहा, तो आप उसको छोड़ सकते हो। एक दो क्वेश्चन आता है, तो ऐसा आपको कुछ ये बात नहीं है कि आपको 35 आउट ऑफ 35 प्री में या 50 आउट ऑफ 50 मेंस में आपको स्कोर करना है। आप उस चीज को अच्छे से छोड़ के भी आप उसको आगे बढ़ सकते हो। मेरा भी जैसे कुछ इक्का दुक्का टॉपिक है मैथ्स का कि जो थोड़ा सा नहीं था, मतलब ऑफ कोर्स हम जानते थे उसको करते थे, लेकिन एग्जाम में उसको प्रीफर नहीं करते थे करने, क्योंकि उसमें हम कॉन्फिडेंट नहीं रहते थे। तो ये अपना आपको हम ईगो सेटिस्फाई नहीं करते थे जाके एग्जाम में कि हमको अपना ईगो सेटिस्फाई करना है कि यार हम सब कुछ पढ़े हुए हैं तो हमको बस सब कुछ वहां जाके मतलब सभी कुछ सॉल्व करना है। नहीं, जो अपने को आ रहा है और एकदम ठीक ठीक आ रहा है, क्वेश्चन पढ़ते ही लगे कि बस हम इसको कर सकते हैं, आपके अंदर से कॉल आएगा तो उसको आपको सॉल्व करना है। ये चीज कैसे होगा कि मॉक्स करते करते। तो फर्स्ट थिंग ये था कि मॉक मॉक हम ढेर सारा दिए।
जो कि मेरा एक्यूरेसी को ठीक किया, और क्वेश्चन रॉन्ग करने की मतलब जो चीज थी उसको एलिमिनेट किया। और सेकंड थिंग था कि आपको मतलब डरना नहीं है। सबसे पहली बात कि आपको डरना नहीं है, और ये मत ये चीज नहीं सोचना है कि यार इस साल नहीं हुआ तो फिर अगले साल क्या। थोड़ा तो सबको होता है, थोड़ा सबका आता है, लेकिन आपको ज्यादा भी आगे का नहीं सोचना। आपको करंट हाथ में क्या है, करंट सिनारियो क्या है, करंट सिचुएशन क्या है, आपके पास आज का टाइम है। आप आज वाली चीज को करो, आप अपना फुल दो। आप अपना एक टाइम टेबल सेट कर लो कि यार हमको मतलब टाइम टेबल भी नहीं। देखिए सर, मेरा तो ऑफ कोर्स ये था कि टाइम टेबल नहीं था। मेरे दिमाग में ये रहता था कि आज मेरे को मिक्सचर एंड एलिगेशन कंप्लीट करना है, टॉपिक रिवाइज करके। तो उसमें अगर हमको 2 घंटा लगे हम 2 घंटा देते थे, उसमें अगर हमको 5 घंटा लगे तो हम 5 घंटा देते थे, लेकिन उसको हमको कंप्लीट करना है। ठीक इसी मतलब कोई तरह अगर टाइम हमको रीजनिंग में था टाइम कि हाँ आपने हमको नहीं आज माना तक था 2 मॉक बनाना टॉपिक है। को, नहीं, जितना रिक्वायर्ड है बस ऐसा बस है कि दिमाग, कंप्लीट करना है टॉपिक। हाँ टारगेट था दिमाग में कि बस इसको आज करना है, अब कितना भी लगे। ये चीज क्या करता है कि ये चीज आपका मतलब मेंटल फ्लेक्स मेंटली आपको इतना फ्लेक्सिबल बना देता है कि फिर बस आपको टाइम नहीं दिखेगा, आपको बस अपना टारगेट दिखेगा। आप हो सकता है कि 2 दिन 4 दिन 5 दिन शायद 1 महीना भी अपना आप टारगेट नहीं पूरा कर पा रहे हो, लेकिन फ्रॉम सेकंड मंथ, फ्रॉम थर्ड मंथ, फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे आप उसको अच्छे से मतलब ट्रांजिशन में ले पाओगे, और आप अपना टारगेट खत्म करोगे। जिस दिन से आपका ये टारगेट पूरा होने लगेगा, तो फिर आपका एग्जाम का भी टारगेट पूरा हो जाएगा कि आपको आरआरबी क्लर्क निकालना है या आईबीपीएस पीओ निकालना है। और दिमाग में आप टारगेट ले लोगे। तो जस्ट वो चीज़ है, आपको रिजिलियंट बनना है और मेंटली फ्लेक्सिबल बनना है। आप टारगेट अपना रख के चलो, ज़्यादा कुछ सोचो मत। और ऑफ कोर्स एक चीज़ था कि हमको लगता है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स का कॉमन होता होगा कि आप अपने मतलब फ्रेंड सबके होते हैं, सोशल लाइफ सब कुछ होती है, लेकिन सही मायने में कहा जाए तो एक टाइम आपका आपको ऐसा देना पड़ेगा फ्रॉम 6 मंथ्स टू आई थिंक 7 8 मंथ्स की आपको क्लियर हो जाना पड़ेगा। आपको एक रूम में थोड़ा सा बंद जैसा ही, सुनने में थोड़ा सा हार्श लग रहा होगा, लेकिन ये ट्रू है। जिनका निकलता है वो चीज इनके लिए कॉमन है कि आपको 10 to 12 आवर आप ये सोच के नहीं देते हो कि आपको 10 to 12 आवर्स देना है। वो ऑटोमेटिकली पुट इनटू हो जाता है, और आपको ऑफ कोर्स देना पड़ेगा। 3 घंटा का तो आपका मेंस का एग्जाम है, 1 घंटे का आपका प्री है। आप यही मॉक लगा के रिवाइज करोगे, आपको 6 घंटा 7 घंटा लग जाएगा। फिर रेस्ट भी आप कुछ पढ़ोगे, जीए वगैरह है, कुछ भी है, एनीथिंग कंप्यूटर्स, तो फिर आपको टाइम तो लगेगा। सो आपको एक न्यूक्लियर भी होना पड़ेगा। ये थोड़ी हार्श रियलिटी है, सुन के डर लगेगा, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। इसमें ऐसा नहीं कि मैंने या और भी किसी एस्पिरेंट ने एफर्ट लगाया हो 10 घंटा 12 घंटा बैठने के लिए। आप पढ़ते रहोगे वो चीज ऑटोमेटिक ट्रांजिशन हो जाएगा। चलिए, एक बार ये बता दीजिए हमारे व्यूवर्स को कि टॉपिक वाइज क्या रही थी आपकी स्ट्रैटेजी। जैसे हम जानते हैं इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग, जीए रहता है, ठीक है। तो प्री मेंस के लिए एक बार जैसे ये बता दीजिए क्या स्ट्रैटेजी क्या रखी आपने, किस तरह से क्वेश्चन देना, मॉक देना, एनालिसिस करना, कैसे किया। जी, तो प्री के लिए बेसिकली स्ट्रेटेजी यही रही कि पहले आप मतलब अपना जो भी है टॉपिक वाइज, आप चैप्टर वाइज अपना कॉन्सेप्ट सब क्लियर कर लो। इंग्लिश का हो गया हो, क्वांट रीजनिंग का हो गया हो। तो इंग्लिश के लिए मैंने तो सर नोट्स बनाई, अपने खुद की हैंड रिटन नोट्स बनाई सब, मतलब जहाँ से भी हमको लगा रिसोर्सेज से हम उसको पढ़ के खुद से हैंड रिटन नोट्स बनाए। कि हम इंग्लिश को क्या था कि हमेशा आपको रिवाइज करना पड़ता। आप ऐसा नहीं है कि आप एक बार पढ़ के छोड़ सकते हो। बहुत बहुत ज्यादा बोर्डम हो जाता है, 20 20 25 25 बार भी पढ़ना पड़ता है। उसमें कोई ये नहीं है, अब पढ़ना पड़ेगा आपको क्योंकि इंसान भूल जाता है। और इंग्लिश और ये क्वांट और रीजनिंग का था कि बस अपना कॉन्सेप्ट सब क्लियर कर लिया, और जो क्वेश्चंस लगता था कि ये काफी रिपीटेटिव है और वो हम उसको अगर भूल जा रहे हैं, तो हम उसको बकायदा मतलब नोट डाउन कर लेते थे, क्वेश्चन लिख कर भी एक अपने कॉपी में कि हाँ मतलब ये चीज है। और जैसे सीटिंग, और एक जैसे ये होता है, एक चैप्टर है सीटिंग का, ऑर्डर एंड रैंकिंग का रीजनिंग में। तो उस सब का वो सब का जैसे फॉर्मूला होता था, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन टोटल निकालने का। तो ये सब एक जैसे छोटे छोटे चीज था। अब मिड मैक्सिमम निकालने का, मिनिमम स्टूडेंट्स निकालने का, तो वो सब का जैसे फॉर्मूला पुट इनटू हम जॉट डाउन कर लेते थे कॉपी में कि इसको हम हमेशा बस एक बार देख के हम ये हो जाए। तो ये प्री के लिए हेल्पफुल था। और प्री के लिए हम मॉक्स काफी दिए, सेक्शनल्स क्वांट का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, मतलब 30 to 40 या 50 भी दिए होंगे एक ईयर में। नॉट फुल जर्नी में तो शायद कितना ही दिए होंगे। तो 30 to 40 कम से कम आपको मॉक लगाना है। इससे आपको क्या होगा कि कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा प्री में। आप एकदम, आपका ऐसा हो जाएगा कि आप 30 to 35 वाले रेंज में चले जाओगे सेक्शनल में। 35 मार्क्स का क्वांट आता है, 35 मार्क्स का रीजनिंग आता है।
तो और 30 मार्क्स से इंग्लिश आता है। तो आप वो 30 to 35 क्वांट रीजनिंग के सेक्शन में चले जाओगे, मतलब आप इजिली इजिली आप मतलब कहीं से भी आप सो के उठ रहे हो, आप तुरंत मॉक लगा रहे हो और सेक्शनल में आप कर ले रहे हो। तो उससे प्री का हो गया, फिर आप प्री जब पूरा फुल फुल लेंथ मॉक दोगे तो देन आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर आप लाइव मॉक दो, लाइव मॉक भी छोड़ो मत, प्रैक्टिस मॉक में लाइव मॉक भी आता था, तो उसको भी हम कभी छोड़ते नहीं थे। लाइव मॉक भी हमेशा देते थे, क्योंकि वो मतलब एक फील कराता था कि रियल टाइम इतने स्टूडेंट दे रहे हैं और इतना वो जो प्रिपेयर कर रहा है, तो उसमें हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो वो रियली एक मोटिवेटिंग था। और मेंस के लिए क्या था, मेंस के लिए आप मतलब अगेन वही हम बोलेंगे कि कॉन्सेप्ट अपना जितना भी क्लियर कर सकते हो। मेंस जस्ट कुछ नहीं है, लगता है देख के हार्ड है, वो बस पेपर को डिजाइन ही ऐसा किया जाता है कि वो आपको फर्स्ट दिखेगा ही हार्ड है। आपको कुछ नंबर्स वगैरह कुछ नहीं देगा। फॉर एग्जांपल अगर क्वांट का कुछ क्वेश्चंस है, तो जैसे एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चंस है, तो रेड बॉल दे देगा कि रेड बॉल इतना है, ब्लू बॉल इतना है, और ऑरेंज बॉल का कुछ नंबर नहीं देगा, ऑरेंज बॉल का जस्ट लिख देगा कि एक्स है, और वो एक्स बोलेगा एक्स है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है 1 to 10। और फिर वो उसमें और भी कुछ इंप्लीकेशंस लगाएगा, फिर वैसे निकाल के आपको एक्स निकालना होगा। जस्ट हम एक मतलब एग्जांपल दे रहे हैं कि ये आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी रहना चाहिए। बस मेंस के लिए यही है, मेंस में और कुछ नहीं है ज्यादा। मेंस में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आप देते जाओ, फिर मॉक्स दो। मॉक्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, बिना मॉक के तो कुछ, सॉरी, बिना मॉक के तो कुछ है नहीं। तो मॉक्स आपको काफी देना है, फिर आप जीए भी अपना प्रिपेयर करो। जीए भी हम आउटसाइड रिसोर्सेज से मतलब करते थे, तो आप जीए भी अपना प्रिपेयर करते चलो, कंप्यूटर अपना प्रिपेयर करो, आरआरबी के लिए वो काम आएगा। देन फिर वही है, आप सबको 6 मंथ्स कम से कम दो, 6 मंथ 6 मंथ्स का प्रिपरेशन करो, और फिर मॉक्स तो बस चलिए, और मेंस जैसे से हो जाएगा। आपने बताया कि आपका इंटरव्यू का भी एक्सपीरियंस रहा है, तो वो भी थोड़ा शेयर कीजिए यस हमारे सर। साथ, कैसा रहा, क्या प्रिपरेशन रही, एक्सपीरियंस क्या रहा आपका। जी सर, आप मेरे मतलब स्माइल देख के ही समझ सकते हो कि इंटरव्यू का मेरा एक्सपीरियंस तो काफी अच्छा रहा। और मतलब पटना, मेरा इंटरव्यू पटना पड़ा था, फॉर्म 16 16 फरवरी। तो मॉर्निंग शिफ्ट था, मेरा पैनल पैनल नंबर 5 था। और वहाँ पे मतलब जस्ट गए, और पहली बार मतलब ऑफ कोर्स रूरल एरिया से आते हैं, तो मतलब ऐसा कभी ये नहीं हुआ कि कोट सूट भी पहना जाए। तो कोट सूट टाई फर्स्ट टाइम, तो एक अच्छा फीलिंग आ रहा था। तो बस एक दिन पहले ही पटना पहुंच चुके थे, और बस सुबह बस कुछ भी नाश्ता वाश्ता नहीं किए, एक डायरी मिल्क खरीदे, मुंह मीठा करके बस चले गए इंटरव्यू देने। तो फर्स्ट कुछ नहीं, वहाँ पे एंट्री हुआ आपका नॉर्मल, जो भी आईडी वाईडी देखकर, एनआईएफटी कैंपस पड़ा था पटना में। तो अंदर फिर वहाँ पे बैठाया गया हम लोगों को, फिर देन डीवी हुआ, और फिंगरप्रिंट स्कैनर्स, फिर फिंगरप्रिंट स्कैन वगैरह, ये सब सारी फॉर्मेलिटीज हुई। देन वो उन्होंने बोल दिया कि आप लोगों को अगर जो भी मतलब रिफ्रेशमेंट चाहिए तो वहाँ पे है, बेसिकली यही चाय बिस्किट्स वगैरह रहता है। तो आप अपना रिफ्रेशमेंट लो, और नहीं तो आपका इंटरव्यू मतलब लगा हुआ है, शेड्यूल्ड है। कुछ लोग पैनल के बाहर चेयर्स वगैरह वगैरह लगे हुए रहते हैं, तो आप वहाँ जाके बैठ जाओ। तो हम गए वहाँ, सीधा रिफ्रेशमेंट वगैरह पहले कुछ नहीं लिए ऑफ कोर्स। तो फिर बैठे वहाँ पे, दो दो लोग पहले से बैठे हुए थे, एक इंटरव्यू चल रहा था। तो फिर जब मेरा टाइम आया, तो देन फिर प्योरली बस नॉक किए, टाई अपना सेट किए, नॉक किए। और ऑफ कोर्स वहाँ एक घंटी रहता है, वो लोग अपना प्रेस करते हैं, तो मतलब हो जाता है कि आप रेडी हो जाओ, आपका है अब नेक्स्ट। तो देन फिर भी हम नॉक किए, एक बार बाहर निकाले, मैं कम इन किए सर को। तो अंदर अंदर इन किए, वहाँ बेसिकली 5 पैनल मेंबर थे, 4 मेल 1 फीमेल। तो पहले जो जिन्होंने मतलब बोला कि यस कम इन, तो उनको गुड मॉर्निंग किए, देन फिर मैडम को किए, बाकी फिर सब बाकी सभी लोगों को किए। देन फिर वही बस चेयर के पास गए, थोड़ा सा खड़े हुए, फिर उन्होंने कहा कि यस प्लीज सिट डाउन। तो बैठे। तो मेरा इंटरव्यू मतलब काफी मतलब अच्छा रहा, बहुत स्ट्रेंज भी रहा। कि उन्होंने मतलब कुछ नहीं, वो अपना कंप्यूटर में देख रहे थे, चेयरमैन साहब के पास एक कंप्यूटर था, वो अपने उसमें देख रहे, तो बोले हाँ दीपांशु, ये दीपांशु प्रसाद नाम है, गोमो से हो, मतलब वो अपना पढ़ रहे हैं, अपने में धीरे धीरे बोल रहे हैं, मेरे से कम्युनिकेट भी नहीं कर रहे हैं। सब कोई अपना बस नीचे ही देख रहा है, कोई किसी को नहीं देख रहा, हम इधर उधर देख रहे हैं, कोई आई कांटेक्ट नहीं, नथिंग कुछ नहीं। अपने ही खुद से पढ़ रहे हैं, अपने धीरे धीरे बस मम्बलिंग कर रहे हैं।
तो यस, गोमो बहुत फेमस जगह है। मतलब हम भी सोच रहे हैं कि उनको तो डेफिनेटली नहीं पता होगा गोमो के बारे में। गोमो तो ऐसे भी बहुत रूरल एरिया है, तो फेमस क्या है इसमें। तो कुछ नहीं, बस देखते देखते नथिंग, मेरा कुछ भी नहीं हुआ, इंट्रोडक्शन भी नहीं हुआ कि यस इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, कुछ भी नहीं हुआ। इंट्रोडक्शन भी नहीं लिया, ना उन्होंने कुछ पूछा, ना मेरा फैमिली बैकग्राउंड, ना कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन यही रहा, व्हाट इज स्किप वेलोसिटी। अब इसकी वेलोसिटी तो हम भी मतलब सोच के, टिपिकली फर्स्ट टाइम था तो ऐसा होता था कि बाहर बैठे हुए भी तो सुनने में आ रहा था कि जैसे मतलब आवाज आती है हल्का, मतलब वो वाइब्रेशंस की। हाँ, मतलब इंट्रो चल रहा है अभी, जस्ट इन किया है कोई, और इंट्रो सबको तो रटा रटाया हुआ होता है, बड़ा लाउड, बड़ा अच्छा ऑडिबल में सब बोलता है, फिर बाद में एकदम आवाज नहीं आता है। बाद में आवाज नहीं आता, ऑफ कोर्स सब रीजन वट एवर, नहीं बोल पाते होंगे या बोलते भी होंगे, धीरे बोलते होंगे, तो लेकिन इंट्रो बड़ा अच्छा रहता है सबका, एकदम आवाज बकायदा गूंजेगा दीवार में कि आवाज आ रहा है। तो हम भी, मेरा भी दिमाग प्री सेट था कि इंट्रोडक्शन देना है। तो उन्होंने कुछ पूछा नहीं, जस्ट के वेलोसिटी पूछा, तो हम घबराए हुए तो बिल्कुल नहीं थे। हम जैसे कि बताया कि रिजल्ट भी हुआ, तो हमको कुछ भी मतलब हल्का सा भी ना आंसू आया, ना अंदर से कुछ लगा, ना पेट में कुछ भी हुआ, कुछ भी नहीं, नथिंग। सब स्टेबल था, तो हम भी अंदर गए, एकदम फॉर्मली थे। कुछ नहीं, एक दो सेकंड में खुद को मतलब शांत किया कि अच्छा ठीक है, इसके वेलोसिटी क्या होता है। तो इसके वेलोसिटी बताया, पहले वेलोसिटी बताया हम। एक्चुअली इसमें हम मतलब अच्छा हम ये किए कि हम पहले वेलोसिटी बताए कि सर वेलोसिटी क्या होता है। हम पहले बताते कि वेलोसिटी क्या होता है, देन बताएंगे इसके वेलोसिटी। तो मतलब पहले वेलोसिटी बताए, इससे क्या हुआ कि हमको टाइम भी मिल गया इसके वेलोसिटी को और याद करने का कि एक्चुअली था क्या। तो फिर वो हम एक्सप्लेन कर दिए। तो सर को सेटिस्फेक्शन नहीं लगा, एक्चुअली हम उसमें पॉइंट भी एक छोड़ रहे थे। हम बोले एक पॉइंट के बाद रॉकेट ऊपर चला जाता है, मतलब ऑफ कोर्स एक्सप्लेन करेंगे, हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं कि एक पॉइंट के बाद रॉकेट एटमॉस्फेयर से ऊपर चला जाता है, तो इसके वेलोसिटी इसको बोलते हैं। तो नहीं नहीं वो नहीं है, चेयरमैन सर बोले थे नहीं नहीं वो नहीं है। क्या ऊपर चला जाता है, कहाँ से मतलब ऊपर चला जाता है, कुछ तो होगा। तो हम बोले यस सर, बट सर आई आई डोंट एबल टू रिकॉल, तो अरे ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसे सर बोले ऐसा कुछ नहीं है, तो देन हमको याद आया ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशन। तो बोले सर लोग ग्रेविटेशन फील्ड अर्थ का पार कर जाता है, देन मतलब ही वाज वेरी यही कि हाँ, यस यस यस, यू आर करेक्ट, या तुमको तो लगता है पता है, उस तो टाइम वो फिर सेटिस्फाई हो गया था आंसर से, नहीं हाँ ये पॉइंट यस नथिंग। यस। हाँ, फिर उन्होंने सेकंड एकदम तुरंत पूछा कि व्हाट इज स्पीड ऑफ साउंड। क्योंकि मेरा फिजिक्स बैकग्राउंड था, तो व्हाट इज स्पीड ऑफ साउंड, तो स्पीड ऑफ साउंड दैट वाज वेरी इजी। आई टोल्ड हिम थ्री जो भी है वैल्यू। तो देन फिर सीधा एक काउंटर क्वेश्चन आया सर से ही, चेयरमैन सर से ही, कि मतलब देखे हो दीपांशु, एक होता है कि जैसे बारिश का जब सीजन होता है तो कैसे होता है कि बिजली कड़क रही है और बादल मतलब ऐसे होता है, तो पहले पहले आवाज आता है बिजली कड़कने का, फिर पहले लाइट आता है। तो ऑफ कोर्स हम मतलब उसको रिलेट कर लिए कि स्पीड ऑफ साउंड अभी इन्होंने पूछा है, तो उनसे ये चीज रिलेट करना चाहता है। तो हम तो 10 सेकंड के लिए शांत भी हो गए थे, हमको पता था कि पहले लाइट ही आता है, लेकिन ये ऐसा पूछ रहा है तो मतलब रीजन क्या है। तो फिर भी हम बताए, एक्सप्लेन किए कि स्पीड ऑफ साउंड कम होता है, 343 होता है अप्रोक्स, तो इस वजह से, और स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होता है, तो स्पीड ऑफ लाइट हम लोगों को लाइट पहले दिखता है, साउंड बाद में आता है। तो ये जब तीन क्वेश्चन हुआ तो फिर हमको लगा कि मेरा अच्छा मार्क्स ही आने वाला है, क्योंकि ये मतलब काफी तरह का एक इसको कह सकते हैं कि बड़ा सिचुएशनल या मतलब कुछ अलग क्वेश्चंस था, जिनका प्रेजेंस ऑफ माइंड देखा जाता, तो हम ठीक ठाक बताए। फिर और कुछ मैडम थी, एक मैडम ने पूछा कि एक बॉल ऐसे फेंकते हैं जमीन पे तो वो क्यों अपवर्ड आता है, क्या इसका होता है, सब फिजिक्स से कैसे रिलेट कर सकते हैं, तो वो सब एक्सप्लेन किए। माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग और माइक्रो फाइनेंस के बारे में पूछा गया था, बताए। लीड बैंक क्या है आपके डिस्ट्रिक्ट में, लीड बैंक कौन सा है, उसका उनका काम क्या होता है। गवर्नर कौन है झारखंड के, क्योंकि हम झारखंड से थे, तो झारखंड के गवर्नर कौन है। आपका इतना थ्री थ्री ईयर का जर्नी कैसा रहा, कहाँ आपको लगा कि आप मिस कर रहे हो, फिर मेंस में कितना मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो आप। तो बताए सर इतना कर रहे हैं। देन फिर देवर मतलब ये 11 to 12 मिनट्स चला था इंटरव्यू। तो देन फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, चलिए हो गया आपका। जस्ट तो फिर हम थैंक यू बोल के उठ के चले गए। ठीक है तो ये मतलब था। नहीं, सही में जैसे आपने बताया कि काफी स्ट्रेंज था भी,
आपकी लाइक एक्सप्रेशन से भी लग रहा था काफ़ी अच्छा भी गया है आपका। तो एक तो आपकी जर्नी काफ़ी हमें मोटिवेटिंग लगी, मतलब उस तरह से खुद को उस फेज ऑफ लाइफ में कहूँ अगर, तो उसके थ्रू खुद को आप गुजर रहे हो, फिर आप सीख भी रहे हो, आपको सेटबैक भी मिल रहा है, फिर आप स्ट्रांग भी बन रहे हो, अलग अलग एक्सपीरियंसेस आपके रहे, तो मुझे लगता है काफ़ी आपका एक्सपीरियंस भरा लाइफ की जर्नी स्पेशली काफ़ी रहा है, काफ़ी लर्निंग्स आपकी रही है। तो ऐसे क्या है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो इस साल स्टार्ट करेंगे बैंक का एग्जाम देना, क्योंकि उनको भी बैंक में ही जाना है। कुछ है जो जिनको थोड़ा एक्सपीरियंस है फिर से देंगे। तो उनके लिए क्या आपका मैसेज क्या है, कैसे उनको डील करना चाहिए? यस सर। तो आप अगर जैसे आप न्यू हो, तो आप सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप कुछ नहीं करो। आप तो पहले तो आप एक मॉक ले लो, सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप एक मॉक लो। प्रैक्टिस मॉक है सबसे अच्छा, तो आप प्रैक्टिस मॉक ले सकते हो, आप प्रैक्टिस मॉक लो। आप उसमें फर्स्ट एक सेक्शनल लगाओ, चाहे फुल लेंथ, सबसे पहले मॉक लगाओ। आप देखो कि आपका मतलब बिना प्रिपेयर करे आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। आप मतलब आपका कैसा है, क्वांट है, रीजनिंग आपको कैसा पल्ले पड़ रहा है, इंग्लिश है आप उसमें कितना कर पा रहे हो। देन आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किसमें कितना टाइम देना है। फॉर एग्जाम्पल आपके इंग्लिश में 20 मार्क्स आ रहा है, और मैथ्स में आ रहा है 20, रीजनिंग में आ रहा है 10। तो आप रीजनिंग में सबसे फर्स्ट आपका दिमाग चला जाना चाहिए कि आपको रीजनिंग में अच्छा टाइम देना है। आपको सॉल्व करना है, आपको प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस, पजल्स वगैरह हर चीज मिसलेनियस क्वेश्चन देखना है। देन आप मैथ्स में स्विच करो। देन आपका इंग्लिश ऑफ कोर्स अगर अच्छा है, 20 मार्क्स आ रहा है, तो आप फिर उसमें और मॉक्स दो, तो आपको मॉक्स के थ्रू भी हो जाएगा। तो ऐसा है। और आप कॉन्सेप्ट भी अपना क्लियर करो, लेक्चर्स वगैरह देखो, अब जिनके भी जो भी जिनको भी फॉलो करते हो, आप अपना एक नोट्स बनाओ फर्दर। जीए के लिए बोलेंगे कि उसके लिए भी आप कुछ नोट्स बनाओ अपना। मैंने तो मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने कोई नोट्स नहीं बनाया, जस्ट एक शॉर्ट बस लिख लेता था चार्ट पेपर अपना, बस दीवार पे चिपका के। देन मेरा उससे तो हो जाता था। तो लेकिन सबका एक हम बोलेंगे कि सबका अपना अपना लेवल होता है। आप किसी को देख के कॉपी मत करो कि आप किसी को नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है तो यार मैं भी नहीं बनाऊंगा, तो है ना, तो वो आपके लिए वर्क नहीं करेगा। तो सबकी अपनी अपनी नीड होती है, अपना अपना सबका दिमाग है, लेकिन सब में कैपेबिलिटी है निकालने की। आप भी निकाल सकते हो, कोई भी निकाल सकता है। तो बस आपको एक अच्छे से प्रिपेयर करना है, आपको लेक्चर्स वगैरह देखना है, अपना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रखना, देन आप प्लेंटी ऑफ मॉक्स दो। प्रैक्टिस मॉक आई थिंक मतलब मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा सुटेबल है, एग्जाम रिलेवेंट है। एकदम आपको एग्जाम में उसी तरह का चीज को देखने को मिलेगा। तो आप प्रैक्टिस मॉक को रिफर करो, सेक्शनल्स लगाओ, टॉपिक टेस्ट लगाओ, हर एक चीज क्लियर करो, देन आप फुल लेंथ दो, आप सक्सेसफुल हो जाओगे। तो दीपांशु, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, स्पेशली मुझे पर्सनली, और मैं जानता हूँ व्यूवर्स को भी आपकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग लगी है, और काफ़ी कुछ लर्निंग्स उनको मिलेगी। अ, हम पूरी प्रैक्टिस मॉक की टीम आपको बेस्ट विशेस देते हैं। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपका एग्जाम क्लियर हो गया, और अभी आप और भी बहुत सारे झंडे गाड़ोगे, थैंक यू बहुत वेरी कुछ मच। अभी आपको अचीव करना है। और जहाँ सा मुझे आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है, जो एटीट्यूड लग रहा है, मुझे लगता है आप डेफिनेटली और भी आगे जाओगे। सो टाइम निकालने के लिए बहुत बहुत सर, आपका धन्यवाद, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी जर्नी शेयर करने के लिए हमसे और हमारे व्यूवर्स से। एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर, इट्स बिन वेरी ऑनर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।